नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अनुज। बिलासपुर में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल के खिलाफ जातिगत प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बसपा ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के पंचायत सचिव तुलसी कुमार ध्रुव को कथित रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर और कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि 24 अप्रैल को सकरी के वन चेतना केंद्र में बैठक के दौरान तुलसी ध्रुव से सरनेम पूछकर उन्हें बैठक से बाहर कर दिया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत नगोई में बिना शिकायत जांच दल गठित करने और दोबारा जांच कराने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत के मुताबिक तुलसी ध्रुव ने शासन और अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकायत की थी। 13 जुलाई को कारण बताओ नोटिस के बाद जवाब देने के बावजूद 3 अगस्त को उन्हें निलंबित कर दिया गया। बसपा ने ST/SC एक्ट के तहत एफआईआर, निलंबन और बर्खास्तगी की मांग की है। 7 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। जी, घटना 24 अप्रैल की है 2026 की। वन चेतना केंद्र सकरी में कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ के द्वारा आवास एवं अन्य जो योजनाएं होती है, शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं, उसके संबंध में चर्चा के लिए उसका प्रतिशत बढ़ाने के लिए बैठक रखा गया था, जिसमें कलेक्टर महोदय साहब अपना बात रखे। उनसे भी मैं बात किया, मेरी उनसे भी बात हुई। वो फिर उनका कुछ काम था तो आ गए। फिर मीटिंग को जिला पंचायत सीईओ ने कंटिन्यू किया। जिला पंचायत सीईओ ने जैसे ही कंटिन्यू किया, जिला पंचायत सीईओ एक सचिव से बार बार समीक्षा कर रहे थे आवास के बारे में। तो मैं ग्राम पंचायत सचिव संगठन ब्लॉक इकाई तखतपुर का अध्यक्ष भी हूँ। तो उसने गुटकू के सचिव से ये पूछा कि तुम्हारा आवास में इतना प्रोग्रेस कम है। चूंकि आप सबको पता है गुटकू कितना बड़ा पंचायत है। गुटकू में एक सचिव रहना मतलब 6-7 पंचायत के बराबर वो है। 5-6 हजार तो वहाँ वोटर ही है। तो वहाँ 2000 आवास है। अब आवास में क्यों प्रोग्रेस नहीं ला रहे हो, ऐसा वैसा करके उसको डांटने लगी। इसको तुरंत उस पंचायत से हटाओ, ये प्रोग्रेस नहीं ला पा रहे। तो मैं सचिव संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं वहाँ पे बोला कि सर, एक ही सचिव है, काम कर रहा है, प्रोग्रेस आएगा, आप वहाँ से हटाइए मत। तो क्या, कौन हो तुम, बीच में कैसे बोले, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैं बोला तुलसी कुमार नाम है। पूरा नाम बताओ। तो तुलसी कुमार ध्रुव। तो वहीं बाजू में सत्यवती तिवारी थे, जनपद पंचायत सीईओ तखतपुर के। उनको बोले ये कौन से पंचायत में है? नगोई में। हाँ, इनका तुरंत जांच करवाओ, तुरंत इसको सस्पेंड करो। तो मैं फिर उसके कुछ टाइम बाद सस्पेंड करो अपनी दुर्भावना की वजह से डायरेक्ट, जबकि मेरा कोई शिकायत नहीं है ना। वो ऐसी अधिकारी है तो मैं दुर्भावना बस जांच करवा लूंगा, कुछ भी कर लूंगा सोच रहा है, और किया भी है वो। और उसके बाद अपने गनमैन को बुलाया, इसको बाहर निकालो अब। तो भरी सभा में 200 आदमी के बीच में, अधिकारी कर्मचारी के बीच में, वहां मेरे को अपने गनमैन के माध्यम से बाहर। गजब की बात यह है, गनमैन ये नहीं जानता था कि ये सचिव, पहले सीईओ को बाहर निकाल रहा था, जनपद सीईओ को, सत्यवती तिवारी को। तो मैं बोला मैं तुलसी हूँ भाई, मेरे को निकालो। तो फिर मेरे को निकाला गया वहां से। मैं वहां से बाहर गया तो इतना अपमानित हुआ कि रोते रोते मैं तुरंत अपने बड़े भाई को फोन लगाया। एक आप क्या चाह रही थी? मेरा ये चाहना है कि उसने तो नियम विरुद्ध मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी, क्योंकि उसको जांच करवाने का अधिकार ही नहीं है। पंचायत राज अधिनियम में जिला पंचायत सीईओ को बिना शिकायत के जांच करवाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो नियम मैं आपको बता दूंगा, भेज भी दूंगा। क्या चाह रहे हैं? चाहता ये हूँ कि जिला पंचायत सीईओ जो जातिगत दुर्भावना मानसिकता से पीड़ित है, उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की तरफ कार्रवाई हो, और इतना भ्रष्टाचारी हो, उसका भ्रष्टाचार का भी जांच हो। जो मूल अनुदान का पैसा है 14 वित्त का, जो वापिस आया था जिला इसमें पंचायत में, उसको बंदर बांट किया है। अपने अपने कुछ पंचायत को 50-50% कमीशन में दिया है। मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होगी तो सर अपने लेटर पेड में बताएंगे और क्या होगा। मेरे नाम बताओ। 24/4/2026 को चेतना केंद्र सकरी में जिला सीईओ माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा आवास एवं विभिन्न कार्यों का समीक्षा मीटिंग रखा गया था, जिसमें तखतपुर जनपद के सभी कर्मचारीगण उपस्थित थे। उस मीटिंग के दरमियान माननीय कलेक्टर महोदय अपनी बात रखने के बाद निकल गए थे। माननीय जिला पंचायत सीईओ वहां पर उपस्थित थे। उस दरमियान उन्होंने समीक्षा के दरमियान ग्राम पंचायत घुटकू का मामला जब आया तो वहाँ के सचिव ने जब जानकारी बताया तो कुछ आवास कारण शायद अपूर्ण रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राम पंचायत है, 5000 वोटर वाला ग्राम पंचायत है। तो उसको हटाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया कि ये काम पूरा नहीं कर पाया है। तो उन्होंने तुलसी कुमार ध्रुव, जो जनपद पंचायत तखतपुर सचिव संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खड़ा होकर यह निवेदन किया कि सर, सचिव बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा ग्राम पंचायत है। अब सचिव ईंटा गारा रेती लेके जुड़ाई तो कर नहीं सकता, शासन से पैसा आएगा तो काम होगा, उसका उसमें कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तुम कौन होते हो? तो फिर उसका नाम पूछा गया तो बोले तुलसी कुमार। तो बोले पूरा नाम बताओ, तो तुलसी कुमार ध्रुव। तो उन्होंने जब उसके जाति को समझा कि ये ध्रुव है, आदिवासी है, गौड़ है,
तो उसको अपने गनमैन के माध्यम से उसको धक्का मार के उस मीटिंग हॉल से भरे कर्मचारियों के बीच से निकाला गया। जब निकाला तो उन्होंने 24/4 को ही वही सकरी थाना लगा हुआ है, वहां जाकर के उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का कोशिश किया, लेकिन थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया, एक पावती दिया और उसको चलता कर दिया। तो उस तरह से जब उनको ये बात का पता चला, भाई उसके साथ जाति पूछ के, सरनेम पूछ के किया गया। अगर जब तुलसी कुमार नाम बताया तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई करना था कर लेता, लेकिन तुम्हारा सरनेम बताओ, और सरनेम बताने के बाद जब वो कार्रवाई की धमकी देते हैं और गनमैन से धक्का मार के बाहर निकलवाते हैं, तो भारतीय संविधान के मूल अवधारणा के खिलाफ है। भारतीय संविधान सबको भारत में अपने विचार अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार है। सचिव भी आया है, इस आंदोलन में शामिल है। सचिव जो व्यथित है वो बहुजन समाज पार्टी के पास जो है आवेदन किया, हमने उसके आवेदन को सुना समझा और हमने उनके लिए आंदोलन करने को तैयार हुए। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जाति पिछले दिन सामाजिक आंदोलन के माध्यम से हम लोग आए थे, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं किया गया, और बल्कि जो जांच टीम था जिसको जिला सीओ ने स्थगित कर दिया था, उसको फिर से जांच टीम को निर्देश किया और तत्काल उसको जो है कार्रवाई करते हुए, और उन्होंने हालांकि जांच में उसका कोई त्रुटि नहीं पाया गया, उसके बाद भी उसको जाति दुर्भावना से निलंबित कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि जिला सीओ जिन्होंने जाति विद्वेष के भावना से ग्रसित होकर जो काम किया है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, उसके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम इस मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए युवाओं और विद्यार्थियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बैज ने कहा है कि देश का युवा और विद्यार्थी नक्सली नहीं बल्कि देश का भविष्य और सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। यदि छात्र और युवा सरकार से सवाल करते हैं तो उनके सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें दिमागी नक्सली जैसे शब्दों से संबोधित किया जाए। मीडिया से चर्चा के दौरान बैज ने कहा कि युवाओं की आवाज दबाना, उन्हें किसी विचारधारा से जोड़कर बदनाम करना, ये उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से युवाओं की समस्याओं और सवाल को गंभीरता से सुनने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसे बयानों के लिए युवाओं और विद्यार्थियों से माफी मांगने की भी बात कही है। मोदी जी युवा और छात्र दिमागी नक्सली नहीं है, वो हमारे देश के भविष्य है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के समय लाल किले से जो देश के युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे युवाओं को दिमागी रूप से नक्सली कहा है, जबकि वो दिमागी रूप से नक्सली नहीं, सरकार के खिलाफ अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हमारा छात्र शिक्षित वर्ग है, हमारा युवा शिक्षित है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, क्या वो दिमागी नक्सली हो सकता है? इसलिए हम कह रहे हैं इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कि मोदी जी, हमारे युवा और छात्र दिमागी नक्सली नहीं है, वो हमारे देश के भविष्य है। बारिश के मौसम में खूंटा घाट वेस्ट वियर का तेज बहाव लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद कुछ लोग बैरिकेड और गेट पार करके खतरनाक हिस्से तक पहुंचकर सेल्फी और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। कई लोग परिवार, बच्चों और महिलाओं के साथ भी जोखिम उठाते दिख रहे हैं। 16 अगस्त को तस्वीरें सामने आने के बाद रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और गेट लांघ कर अंदर गए लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने जमकर फटकार लगाते हुए तेज बहाव और गहरे पानी से दूर रहने की समझाइश दी। लापरवाही करने वाले कुछ लोगों को मौके पर उठक बैठक करवाकर चेतावनी भी दी गई। पुलिस ने नदी नालों, डैम और वेस्टवियर के आसपास जाने से बचने तथा सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड और गेट पार नहीं करने की अपील की। रतनपुर पुलिस संवेदनशील जल क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस ने कहा कि सेल्फी और रील जिंदगी से बड़े नहीं हैं, इसलिए बारिश में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।
ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार जो बरसात के मद्देनजर नदी नाले और डैम है जिले में, जैसे कुटा डैम, कोरी डैम है, वहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और सभी के द्वारा आपके चैनल के माध्यम से अपील किया गया है कि ऐसे जल भराव के क्षेत्र में जान जोखिम में न डालें और ऐसे जगह जाकर सेल्फी न लें जिससे आपके जीवन को, जान को खतरा हो सकता है। निर्देशित करने के बावजूद भी कुछ लोग जो हैं रिस्क उठाते हैं और ऐसे घटना को शिकार होते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि अपने जान जोखिम में न डालें, ऐसी जगह में रिस्क न लें, सेल्फी के चक्कर में अपने जान को हाथ से न गंवाएं। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में राजीव भवन में ग्राम नकटी के पीड़ित ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों का हालचाल जाना और घटना से जुड़ी पूरी जानकारी ली। ग्रामीणों ने अपने साथ हुई घटना और उसके बाद सामने आई परेशानियों से कांग्रेस नेताओं को अवगत कराया। शिव कुमार डहरिया ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। बैठक में घटना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में ग्राम नकटी के रहवासी, कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने पीड़ितों के पक्ष में एकजुट होकर आगे संघर्ष करने का हवाला दिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज नकटी गांव के जो जिस तरह से उनके घरों को उजाड़ा गया गरीब लोगों का, उसके संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई। उस गांव के लोग भी आए हैं और जो चर्चा होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई पार्टी करेगी और हमारे जो पीड़ित लोग हैं उसके साथ हमारी पार्टी खड़ी हुई है और उसको हर तरह से मदद पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। स्वतंत्रता दिवस यानी ड्राई डे के मौके पर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डाक बंगला कोटा क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी के कब्जे से देशी और अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की। पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दबिश दी। कार्रवाई में 21 नग स्पेशल अंग्रेजी गोवा शराब, 17 नग देसी मसाला शोले और 15 नग देसी प्लेन शेरा और 4 नग देसी प्लेन रोमियो शराब जब्त की गई। कुल 10.260 लीटर शराब की कीमत करीबन 5,740 रुपए बताई गई। आरोपी की पहचान चंद्रमोहन साहू के रूप में की गई है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। ग्रामीण अंचल में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सभी एसडीओपी जो नए आए हैं उनको लगातार निर्देशित किया जा रहा है और साथ ही थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार के अवैध शराब की जो सूचना मिलती है उस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश के कड़ी में कार्रवाई थानों में की जा रही है। बिलासपुर के हिर्री थाना क्षेत्र में कोयले की गुणवत्ता में अंतर के मामले में करीब 3 माह से फरार चल रहे आरोपी वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला डिघोरा स्थित ब्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी का है, जहां SCCL रामपुर खदान से भेजे गए कोयले की लैब जांच में गुणवत्ता निर्धारित मानक से कम पाई गई थी। जांच के दौरान एक ट्रेलर में कोयले की गुणवत्ता 4,203 GCV और दूसरे की 4,220 GCV मिली। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर वाहन चालक ब्रिजेश जायसवाल की तलाश शुरू की। करीब 3 माह से फरार आरोपी को 16 अगस्त की रात हिर्री क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मध्य प्रदेश के सिंगरौली का रहने वाला है और वर्तमान में हिर्री में रह रहा था। SSP ग्रामीण मधुलिका सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और मामले की आगे जांच चल रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिले में लगातार अवैध कोयले के अफरा तफरी के मामलों में कार्यवाही के तारतम्य में हिर्री में जो अपराध पंजीबद्ध किया गया था उस मामले में एक सिंगरौली निवासी एक आरोपी जिसका नाम ब्रिजेश जायसवाल है को मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में महिला की हत्या और एक अन्य महिला से मारपीट के 2 मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और मुजगहन पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी देवेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 27 जुलाई को न्यू स्वागत विहार के पास खाली प्लॉट में पानी में महिला का शव मिला था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने महिला का पीछा कर उसे पकड़ा और पानी में गिराने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला दबाकर और मुंह नाक पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया। वहीं 5 अगस्त को
सेज बहरा में आरोपी ने एक अन्य महिला के साथ गाली गलौज, धमकी और मारपीट की थी। पुलिस ने 8 से अधिक टीमें बनाकर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी पहले भी महिला संबंधी 2 मामलों में जेल जा चुका है और एक मामले में 10 साल की सजा भी उसे हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजगन थाने क्षेत्र में 21 जुलाई को एक मुजगन पुलिस के द्वारा एक मूर्तिका का शव बरामद किया गया। तुरंत जो है पुलिस जो है कमिश्नरेट पुलिस जो है तलाश में जुट गई। क्राइम टीम और जोन की हमारी पुलिस जो है संयुक्त रूप से इस तलाश में जुटी हुई थी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे हमने खंगाले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड ढूंढा और साथ ही साथ में जो जेल से छूटे हुए अपराधी थे उनका भी हमने रिकॉर्ड खंगाला। उसके अथक प्रयास के बाद में पुलिस को जो है एक सफलता हाथ में मिली है। देवेंद्र साहू करके एक लड़का था, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया हुआ था। देवेंद्र, ये जो लड़का है, जो आरोपी है, इस आरोपी ने इसके पूर्व भी यौन अपराध को अंजाम दिया हुआ था, जिसमें मुजगन थाने में ही कुछ दिनों पहले एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था, उसमें उसका हाथ था। और साथ ही साथ में एक मुजगन थाने में ही पोस्को एक्ट दर्ज हुआ था, उसमें भी उसका हाथ था और उसको न्यायालय से सजा भी मिली थी। और टिकरापारा में भी एक यौन अपराध उसने किया था। तो ये जो अपराधी है आदतन यौन अपराधी है और उसी वजह से उसको पकड़ना मुझे ऐसा लगता है कि ये कमिश्नर पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। बिलासपुर में पुरानी पेंशन बहाली, पेंशन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। देशव्यापी मांग दिवस के तहत बीएमएस जिला मंत्री संजय कुमार तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने ईपीएम 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1100 से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है। इसके अलावा ईपीएफ, ईएसआईसी और बोनस की कवरेज सीमा बढ़ाने, ग्रेच्युटी की गणना 30 दिन के वेतन के आधार पर करने की मांग उठाई है। कर्मचारियों ने समान काम के लिए समान वेतन, न्यूनतम वेतन वृद्धि और योजना कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की मांग रखी। बैंकों में 5 दिन काम और लेबर कोड में संशोधन की मांग की गई है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं होता है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ हमेशा से श्रमिक हितैषी जो बातें रहती हैं उसके लिए हमेशा लगे रहता है। अभी जो रांची में बैठक हुई थी 26 से 28 जुलाई के बीच में, उसमें भारतीय मजदूर संघ ने तय किया प्रमुख बिंदु 11 बिंदुओं पे ये मांग पत्र हमारा है अभी, जिसमें सबसे पहली मांग है कि न्यूनतम जो वेतन है वो 30,000 रुपये किया जाए कर्मचारियों का, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में 8-10 हज़ार 12 हज़ार में कुछ नहीं होता है, ये आप जान ही रहे हैं। दूसरा, ईपीएस के माध्यम से जो पेंशन अभी मिलता है वो 1100 रुपये मिलता है, उसको मांग है कि 7500 रुपये कर दिया जाए कम से कम। सरकार निरंकुश है, उसको जगाने के लिए ही तो आए हैं और कोई कारण नहीं है। जैसा आप देखिए, मैं बताऊं आपको, सरकार का एक पार्ट है बताया जाता है। कौन कहता है? भारतीय मजदूर संघ गैर विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है। किसी संघ, किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी विशेष से उसका कोई सामंजस्य नहीं है, ना कोई संपर्क है। वो केवल मजदूरों के हित में काम करता है। आप जैसा जानते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ शासन ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू कर दी है। आज इस रैली में बिजली कर्मचारी के लोग भी हैं। बिजली कर्मचारियों को आज तक सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद भी पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उसके लिए लगातार बिजली कर्मचारी भी आंदोलनरत है। नगर निगम के कर्मचारी भी समान वेतन समान काम के लिए आंदोलनरत है। ठेका प्रथा खत्म करने के लिए आंदोलनरत है। ये सारी जो चीजें हैं वो पब्लिक से जुड़ी हुई हैं, आम जनता से जुड़ी हुई है और आम जनता को जगाने का काम भी भारतीय मजदूर संघ आगे करेगा। चूंकि भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध हम सारे लोग हैं, सारे संगठन, तो अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो निश्चित तौर पे भारतीय मजदूर संघ पुनः एक बैठक करेगा और उसमें जो निर्णय भारतीय मजदूर संघ द्वारा लिया जाएगा किसी भी प्रकार का, उसी निर्णय का पालन हम सारे संगठन के लोग करेंगे। रांची में बैठक हुई थी 26, 27, 28 जुलाई को, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि पुराना जो लेबर कोड था उसको समाप्त करके 4 लेबर कोड लागू किया गया है। उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, उसको लेकर के आंदोलन करेंगे। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन जो योजना केंद्र सरकार बंद कर दिया है उसको लागू करें। पेंशन की जो राशि है भविष्य निधि में, उसमें 1000 रुपये 1100 रुपये जो दे रहे हैं उसको बढ़ाया जाए। ऐसे करके 10 सूत्री मांगे हैं। इसके अलावा लोकल स्तर की जो मांगे हैं सभी प्रदेशों की, वो जैसे दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन अभी तक लागू नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन लागू कर दिया है, छत्तीसगढ़ सरकार लागू नहीं किया है।
इसके साथ साथ हमारा जो स्वच्छता दीदी है, भविष्य निधि कार्यालय ने ऑर्डर कर दिया है, छत्तीसगढ़ शासन का भी आदेश है उस समय तत्कालीन जो प्रमुख सचिव उनका, कि उनके लिए भविष्य निधि लागू किया जाना है करके, आज तक लागू नहीं किया गया है, उसके लिए है। इसके अलावा हमारी और 2 मांगे हैं। दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित किया जाए, लंबे समय से दैनिक वेतन कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको नियमित नहीं किया जा रहा है। उमा देवी के प्रकरण में जो आदेश हुआ था छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, उसमें कंडिका 19 में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन कर्मचारी को लंबे समय तक काम नहीं करा सकते। प्रदेश में हमारे लगभग 25,000 कर्मचारी हैं। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हम भारतीय मजदूर संघ को फिर से वहाँ पे मीटिंगों में बताएंगे और जैसा वो निर्देश करेंगे उसके आधार पे हम आगे का रणनीति बनाएंगे। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। चक्रधरपुर मंडल में 5वीं रेल लाइन की कमीशनिंग को लेकर बंडा मुंडा कैबिन ए से राउरकेला सेक्शन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके चलते 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक अलग अलग तारीखों में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए जाएंगे और कुछ देरी से रवाना होंगी। प्रभावित ट्रेनों में इतवारी टाटानगर बिलासपुर, बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस शामिल हैं। नांदेड़ सांत, रगाछी, हटिया दुर्ग हटिया, बिलासपुर बक्सर, हटिया एलटीटी, बाकी सारी ट्रेनें भी शामिल हैं। जैसे आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 1 अक्टूबर को रद्द रहेगी, उत्कल एक्सप्रेस 3 सितंबर, उत्कल एक्सप्रेस 30 सितंबर आदि अलग अलग ट्रेनों के लिए अलग अलग चार्ट जारी किए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जांच लेने की अपील की है। जी, नॉन इंटरलॉकिंग जो कार्य चलता है उसका एक पूरा शेड्यूल आता है। उस लंबे शेड्यूल में अलग अलग ट्रेनों को अलग अलग दिनों में कुछ दिनों के लिए उसको कैंसिल या रीशेड्यूल किया जाता है। तो उसकी पूरी डिटेल लिस्ट है, आप इसमें से देख सकते हैं। इसमें पूरी कोशिश की जाती है कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। तो बहुत दिन प्लानिंग की जाती है, अच्छी खासी प्लानिंग करने के बाद ही ये रीशेड्यूल और कैंसिल किया जाता है। होता है वो यात्रियों का ही होता है, क्योंकि अब रेल का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो और यात्री गाड़ियाँ चला पाएंगे और हम टाइम से पहुँचा पाएंगे। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, उसकी प्लानिंग चल रही है। उस हिसाब से वैकल्पिक अभी उसमें क्योंकि टाइम है, अभी उस हिसाब से वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे में 5वीं लाइन का कार्य चल रहा है। इससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी के लिए ही एनआई का काम किया जा रहा है, नॉन इंटरलॉक वर्किंग का काम इसलिए किया जाता है कि आगे रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हो सके और इससे हम और ट्रेनें चला सकते हैं। इसलिए इसमें कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है, कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए कैंसिल किया गया है। इसकी डिटेल आपको जो दी गई है वो उसी के प्रकार है। बिलासपुर के बेलतरा और सुकलकारी गोठानों में गायों की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की निगरानी जारी रहेगी। समाचार रिपोर्टों के आधार पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका की सुनवाई शुरू कर दी थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रमेंद्र कुमार अग्रवाल की डिविजनल बेंच में हुई। पिछली सुनवाई में गोठानों में पर्याप्त चारा पानी की व्यवस्था नहीं होने और पशु चिकित्सा विभाग की कथित लापरवाही के आरोप सामने आए थे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि मवेशियों की मौत की कोई घटना सामने नहीं आई है। सरकार ने आवारा मवेशियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए अस्थायी आश्रम स्थल, गौशालाओं और नई गोधाम योजना की जानकारी दी। सरकार के अनुसार कई गोधाम स्वीकृत हो चुके हैं और अधिकांश संचालित भी हैं। हाईकोर्ट ने इन सारी व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है। सरकार के अनुसार कई गौधाम स्वीकृत हो चुके हैं और अधिकांश संचालित भी हैं। हाईकोर्ट ने सरकारी व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मामले की निगरानी जरूरी बताते हुए अगली सुनवाई सितंबर के दूसरे सप्ताह में तय की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।